सबसे पहले सर एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट आप देखिए, जिसके नंबर्स अच्छे आए हैं, तोड़फोड़ आए हैं और 3% के आसपास का अप मूव नंबर्स के बाद स्टॉक में आज दिख रहा है। क्या करें सर? 12,780 के आसपास फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है जब आप कह रहे हैं कि ये स्टॉक लंबी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। जी जी, फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से स्टॉक को लेना चाहिए, ठीक है। एक्सिस बट बैंक इंटरडे देखिए। बेस पे ना लें, पोजिशनल बेस पे लें। एक बार ये 13,100 निकल जाएगा तो मेरे हम्म हिसाब से आपको 14,000, 15,000 और 16,000 तीन टारगेट के लिए आप ले सकते हैं। 13,100 निकलना बहुत ज़रूरी है, वो निकल जाएगा उसके बाद बट तेरह अभी भी चौदह ले सकते पंद्रह हैं, लेना अभी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब तेज़ी बड़ी जो है वो 13,100 के पार आएगी। करेक्ट। ठीक है, ओके। एक्सिस बैंक देखिए 3.25% ऊपर है और एक्सिस बैंक के नंबर्स के बाद आप देखेंगे तो आपको करीब वायसे में भी करीब 3.5% के आसपास का आप मूव दिखेगा। सोना चांदी में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में तेजी है, तो हिंदुस्तान जिंक 3.5% ऊपर है। हिंदुस्तान कॉपर में भी आप देखिए 3.25% का आप मूव है। ज़रा सर हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर में क्या करना चाहिए वो भी एक बार बताइए। ये सोना चांदी में जिस तरह से रिकॉर्ड रन रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहुत ही बेहतरीन सर, चार्ट पैटर्न बहुत ही बेहतरीन है और मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो चाहे वो हिंदुस्तान कॉपर हो। जब हम्म तक सोना और चांदी, स्पेशली चांदी में मूव है, तब तक इस स्टॉक में भी बड़ा मूव आता रहेगा। तो इसमें बने रहिए। अभी के लिए 670 का स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है हिंदुस्तान जिंक में। ठीक है, 670 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और हिंदुस्तान कॉपर सर? एक सेकंड सर। हिंदुस्तान कॉपर सर, इसमें भी बने रह सकते हैं, बढ़िया अप मूव है। बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाना पड़ेगा सर, 490 के करीब का। 490 के करीब का, ठीक है, परफेक्ट है। अब आइए आप नेगेटिव रिएक्शंस की तरफ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखिए, नंबर्स तोड़फोड़ आए थे, लेकिन सर ने जैसे हाईलाइट किया ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, एक्विशंस की वजह से ये नंबर्स में हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो 6.5% का फॉल आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी में दिखेगा। एक बार स्टॉक दिखा दीजिए। 450 रुपये के भी नीचे फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दूसरी ओर आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर, जिसकी हम बातचीत कर रहे थे, नंबर्स इसके भी कुछ खास नहीं है। 4.5% के आसपास का ड्रॉप आपको गोदरेज कंज्यूमर के स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं जो सर बात करना चाह रहा हूँ, जिस स्टॉक पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वो है एमएनएम का, जो हम बातचीत कर भी रहे थे इंडिया ईयू एफटीए की वजह से। एमएनएम में आप देखेंगे सर 0.5% का ड्रॉप है सर। रिएक्शन तो है सर इस चीज़ का कि अब ये डील फाइनली होती हुई दिख रही है और 110%, 70% वाली ड्यूटी घटकर अगर 40% और ग्रेजुअली 10% हो जाएगी, कंपटीशन तो बढ़ने वाला है सर, स्पेशली जो इलेक्ट्रिक कारें हैं उनको लेकर भी। और इनकी एक गाड़ी में सर एक आग लगने की भी एक खबर आई थी, उसका भी इम्पैक्ट आप देखेंगे तो एमएनएम के स्टॉक में साफ तौर पे दिख रहा है। आपकी राय सर, एमएनएम के स्टॉक में ये जो 5% का फॉल है, मौका है या फिर अभी और डाउनसाइड है? सर एक सेकंड दीजिएगा, मैं चार्ट भी खोल लेता हूँ। आज थोड़ा सा मेरा चार्ट धीरे चल रहा है। ये थोड़ा सा सर इसमें करेक्शन, जैसे हमने बात की थी, करेक्शन शॉर्ट टर्म में आ सकता है। वो ही आते हुए दिख रहा है, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड जोन में रखें। अगर कोई शॉर्ट सेलर है तो शॉर्ट करके भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए 3450 का स्टॉप लॉस जरूर है कैश में। 3450 का स्टॉप लॉस लगाइए। 3370 की मैं बात कर रहा हूँ। और चांसेस है ये 3175 तक का आ सकता है, बट मैं ये कैश का प्राइस बता रहा हूँ, आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा फ्यूचर के साथ। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ना एक एजिस वोपैक टर्मिनल, ये स्टॉक ऊपर है, 4% के आसपास की तेज़ी है। एमसीएक्स में आप देखिए 3% का अप मूव है। 2357 रुपये का लेवल है जहाँ पे हम फिलहाल स्टॉक में देख रहे हैं कारोबार हो रहा है। सर ये जो इंडिया ईयू एफटीए हो रहा है, क्या इससे कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी, कोई शिपिंग वाली कंपनी या इस एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कोई भी प्ले ऐसा जो कि ज़्यादा आपको नज़र आता है कि एक्टिव हो सकता है या फिर लाइमलाइट में आ सकता है? सर क्वेश्चन वापस दोहराइएगा प्लीज, कट गया लाइन। सर जो इंडिया ईयू एफटीए होने जा रहा है आज, जो वाइडली एंटिसिपेटेड है, कल बातचीत पूरी हो चुकी है, आज इस डील के ऊपर साइन हो भी जाएंगे, तो क्या सर इसके बेसिस पर कोई ऐसा एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ स्टॉक, कोई ऐसा शिपिंग या फिर कोई टर्मिनल वाला स्टॉक जो कि ज़्यादा एक्शन में लाइमलाइट में रह सकता है या ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा? तो एक बार साइन होने के बाद ही देखना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट मुझे लगता है आप अगर ध्यान रखेंगे तो इस स्टॉक पे रखिए। जो कपड़े वाले स्टॉक है या ज्वेलरी वाले स्टॉक है, हम्म समथिंग लाइक, अगर मैं बात करूं, एक सेकंड दीजिएगा सर, मैं खोल के देखता हूं और आपको बताता हूं।
केपीआर मिल की अगर बात करूं सर, केपीआर मिल हम्म अगर ध्यान रखें तो एक अच्छा ब्रांडेड कंपनी है, हम्म बेहतरीन पेडिग्री है इस कंपनी का। तो अगर आप ध्यान रखें केपीआर मिल को, मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छा कर सकता है, बट डील साइन होने के बाद ही आपको ये इसमें बड़ा कोई मूव देखने को मिलेगा। सपोर्ट के एकदम पास है, तो 790 का एक सपोर्ट जोन है, जब तक ये होल्ड कर रहा है मुझे लगता है स्टॉक पे आपको ध्यान रख सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके परफेक्ट है। और स्टॉक्स की बातचीत करते हैं, लेकिन ब्रोकर्स के रडार्स पर कौन से स्टॉक आए हैं? नतीजों का सीज़न जोरों शोरों पर है, तो कौन से स्टॉक्स ज़्यादा लाइमलाइट में है नतीजों के दम पर, ये ज़रा समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी नरेंद्र साहब फिर से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, फिर से स्वागत है आपका। बताइए कहाँ नज़र रखें ब्रोकर्स की रिपोर्ट के दम पर? जी शुक्रिया संदीप। आईसीआईसी प्रू म्यूचुअल फंड्स पर मॉर्गन स्टैनली ने जो है वो ओवरवेट की रेटिंग दी और 3500 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने रिड्यूस की रेटिंग दी और टारगेट घटाकर 730 रुपये कर दिया है। वहीं एचएसबीसी ने यूपीएल पर बाई की रेटिंग दी और 925 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा जेफरीज ने सिप्ला पर अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट घटाकर 1170 रुपये कर दिया है। वहीं सिटी ने इंडसइंड बैंक पर सेल की रेटिंग दी और टारगेट 800 रुपये दिया है। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो दो तीन स्टॉक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडसइंड बैंक है जिसका 90% मुनाफा कम हुआ है, सिप्ला पर डाउनग्रेड आ गया है, उस पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग आ गई है, और प्रीमियर एनर्जीज, इसको भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, टारगेट प्राइस घटाकर 730 कर दिया है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने। सर पहले प्रीमियर एनर्जीज की बात कर लें अगर, तो सर इसमें आप किस तरह का मूव देख रहे हैं? ये जो कोटक की रिपोर्ट आई है, जो रिड्यूस रेटिंग दी गई है, आपका क्या हिसाब है सर? क्या आकलन है इस स्टॉक को लेकर? सर मुझे भी यही लग रहा है, इस स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन जोन में है, कई बार हमने बात भी की है, और मुझे लगता है ये स्टॉक नीचे की तरफ ही जाने के पूरे पूरे चांसेस है मेरे हिसाब से। तो आपको पेनर सर, आपने गलत स्टॉक खोला है सर, प्रीमियर एनर्जी बोल रहे हैं, प्रीमियर एक्सप्लोसिव आप दिखा रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी 620 610 तक आ सकता है। ओके, तो 730 की बात कोटक ने की और आप कह रहे हैं कि 610 620 तक भी स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। तो एक बड़ा करेक्शन है, सर थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए। ये और वारी एनर्जीज ने एक लंबा करेक्शन देखा है, और उसके बाद भी आप देखेंगे अगर इस तरह के, आप देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग चार्ट आपको दिख रहेगा पिछले 3 महीने का, और 35% के आसपास का करेक्शन पिछले 3 महीने में ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुका है। सर वारी पे भी आपका यही व्यू है, डाउनसाइड है अभी? तो बारी ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो नया अगर किसी के पास अभी भी पड़ा हुआ है तो बेचने का तो सलाह नहीं दूंगा मैं, मगर नया एंट्री अभी नहीं करना चाहिए, मैं इतना बोल अच्छा सकता हूँ। ठीक है, ओके, नई एंट्री फिलहाल नहीं करनी है। सर आज इंडसइंड बैंक में भी हम देख रहे हैं नंबर्स जो आए हैं, उसका इम्पैक्ट 3-3.5% के आसपास की गिरावट के रूप में दिख रहा है। ये एंटर करने का मौका है जिनसे मिस हो गया? जी सर, किया जा सकता है। इंडसइंड बैंक में अभी एक बार मैं देख लेता हूँ। जो हमारा स्टॉप लॉस लेवल है उसके पास ही है, तो आपका ज्यादा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं लगेगा। 640 का मतलब 860 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और उसको 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस है ऊपर। अगर ये सस्टेन कर लिया तो वापिस ये अपर डायरेक्शन दिखा सकता है, जो 890 से 920 तक लेके आ सकता है स्टॉक को। ठीक है, ओके। आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी सर, मॉर्गन स्टैनली ने तो 3500 रुपये का टारगेट दे दिया है। इस स्टॉक में क्या करें अब, जिन्होंने होल्ड किया है अभी भी लिस्टिंग के बाद से, या इनको आईपीओ में मिला है? सर कौन सा स्टॉक सर? आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है सर, ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। इस स्टॉक पे होल्ड लॉन्ग टर्म बाई करने की बात कर सकते हैं हम। ट्रेडिंग को अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट बहुत छोटा है, बट इसमें लॉन्ग टर्म आपकी होल्डिंग होनी चाहिए, चाहे वो 1-1.5% ही हो आपके पोर्टफोलियो का। बस धीरे धीरे इस स्टॉक को हर गिरावट में ऐड करना चाहिए। ठीक है, गिरावट में हर गिरावट पर धीरे धीरे इसको ऐड करना चाहिए। सर एटर्नल में क्या करें? 250 रुपये के आसपास आ गया सर, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयरों के आसपास का वॉल्यूम आप देखिए पहले 15 मिनट में ही हो चुका है। एटर्नल में सर ये जो फॉल आ रहा है, ये क्या और एक्सटेंड हो सकता है? जी, इटरनल में थोड़ा सा और 20-30 रुपए का फॉल एक्सटेंड हो सकता है, जो चार्ट दिखा रहा है। आपको याद हो जिस दिन रिजल्ट था उस दिन हमने बात भी की थी कि 290-95 तक इसका लेवल दिख रहा है ऊपर की तरफ, बट वहां से वापिस सेल आ सकता है। अब वही होते हुए दिखा है, रिजल्ट आया थोड़ा सा ऊपर गया 290-95 तक गया, वहां से वापिस आपको ये करेक्शन आते हुए दिखा 250-53 में जाके अभी चल रहा है। मुझे लगता है और 20 पॉइंट का इसमें सेल ऑफ बाकी है। अच्छा ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा
हाईलाइटिंग स्टॉक जो हैं आज आपके या फिर ज़्यादा एक्टिव हैं उनकी बातचीत हो गई। अब कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ। सर एक स्टॉक्स बस मैं जो आपको कह रहा था ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स की कुछ बातचीत अगर की जाए तो उसमें आप देखिए ये वर्धमान टेक्सटाइल का स्टॉक देखिए सर। वर्धमान टेक्सटाइल में हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है, 3-3.5% के आसपास का। आपने केपीआर मिल की बातचीत करी, क्या उसी सूची में ये वर्धमान टेक्सटाइल भी फिट हो सकता है? जी जी, ये भी फिट हो सकता है क्योंकि सारे स्टॉक टूटे हुए हैं सर। सारे स्टॉक जब हम बात कर रहे हैं टैरिफ की, इंडिया के साथ यूएस का टैरिफ जब लगा था वहां से सारे स्टॉक नीचे की तरफ आए हुए हैं। तो ये स्टॉक को भी अच्छा खासा करेक्शन हमने देख लिया है। तो इस स्टॉक को आपको नजर में रखना चाहिए। एक्चुअली ये स्टॉक कम टूटा है बाकी स्टॉक के मुकाबले, बट साइडवेज है। अभी के लिए आपको 390 के करीब का स्टॉप लॉस रखा है और इसको होल्ड कर सकते हैं। इसमें सर नई एंट्री बनती है 450-60 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। तो अगर किसी को प्री एम्प्ट करना है तो कर सकते हैं। मैं होता तो सर 460-70 के ऊपर ये स्टॉक को लेने की सोचूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इस बीच आप देखेंगे मार्केट एक बार दिखाइए, निफ्टी फिसल गया है 25,000 के लेवल के भी नीचे। हम खुले थे मजबूती के साथ, 50 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास की बढ़त भी थी। अब हम 90 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो 24,950 का जो लेवल है उसके भी आप देखेंगे तो नीचे हम पहुंच गए। तो बीते हफ्ते का जो लो था, हमने आई थिंक 24,919 का लो टच किया था, उसकी तरफ वापस हम बढ़ रहे हैं। इस बीच सर स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखेंगे ना तो प्रेशर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली आप देखिए 2% से ज़्यादा की कमजोरी यहाँ दिख रही है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है, 1/4% के आसपास का ही मूव है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर सर कोई स्टॉक नीचे गिरा रहा है ना, उसमें 2-3 नाम हैं जिसमें आप देखिए सर इनके चार्ट। एक तो IFB इंडस्ट्रीज़, ये स्टॉक सर 16% नीचे आज कारोबार कर रहा है। IFB इंडस्ट्रीज, एक बार जरा इसको देखिए। दूसरा SBFC फाइनेंस, यहाँ पे 8% का फॉल है। और तालना प्लेटफॉर्म्स, ये भी करीब 6% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। सर इन तीनों स्टॉक्स में कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है सर? तालना प्लेटफॉर्म्स, SBFC फाइनेंस और IFB इंडस्ट्रीज। सर मैं फंडामेंटल IFB का तो नहीं पता मुझे, मैं देखा नहीं है, बट इसका सपोर्ट आ रहा है सर 1050 के ऊपर। 50 मुझे लगता है वो भी टूटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 200 डे मूविंग एवरेज तो सर काफी दिनों से पहले ही टूट गया, 1560 रुपए में टूट चुका था। उसके बाद से करेक्शन है और अब तो करेक्शन और गहरा चुका है। तो बड़ा सपोर्ट 1050 है। ये अगर टूट गया तो मुझे लगता है ये 800 850 भी आ सकता है। तो दूर रहें इस काउंटर से। ओके, और तालना प्लेटफॉर्म्स? तो तांडा प्लेटफॉर्म का रिजल्ट आया, रिजल्ट तो ठीक ठाक आया था, बट ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रहा, कंटिन्यूअस डाउनसाइड ही है। तो एक सपोर्ट अच्छा खासा किसी के पास है तो होल्ड कर सकते हैं 430 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 430 टूटता है ना सर, तब एक बार के लिए निकल जाना ही सोचें। तो रिजल्ट ठीक आया है, 430। तो मैं एक बार ये बात कर सकता हूँ कि अगर किसी के पास है तो होल्ड करें, बट चार्ट ज्यादा अच्छा है नहीं। ओके, ठीक है। तो चार्ट ज़्यादा अच्छा फिलहाल इस कंपनी का लग नहीं रहा है। ये 2-3 स्टॉक ऐसे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में जो कि ज़्यादा प्रेशर डालने का कामकाज करे। बहरहाल कुछ एक्सपोर्ट से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं जो कि लाइमलाइट में है, फोकस में है। अरविंद ऊपर है, 2.5% की मजबूती है। इंडो काउंट में 1% का अप मूव है। ट्राइडेंट में 1.5% के आसपास की मजबूती है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ट्रेड डील से या फिर FTA से जुड़े हुए हैं या फिर जिनमें एक्सपोर्ट्स का कुछ रब ऑफ इफेक्ट पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेगा। उन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि इस डील से पहले, FTA साइन होने से पहले कुछ जो एक्टिविटी है वो पॉजिटिव साइड पर साफ तौर पे दिख रही है। बहरहाल अदानी ग्रुप, जहां पे हमने 14% तक का फॉल हमने शुक्रवार को देखा था, आज कुछ रिस्पाइट है। PSP प्रोजेक्ट्स को छोड़ दीजिए जो कि इसी ग्रुप की स्पेस की कंपनी है, उसमें 1% का फॉल है। बाकी तमाम स्टॉक्स आप देखिए 1/4% से 3% के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं। इसमें अदानी एंटरप्राइजेस लीड कर रहा है जो कि निफ्टी का हिस्सा भी है, 3% से ज़्यादा का अप मूव यहाँ पर है। और अदानी ग्रीन जो कि 14% के आसपास टूट गया था, यहाँ पर भी 3% के आसपास की कुछ बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। पहली बार कुछ कानूनी रिप्लाई दिया गया है अदानी ग्रुप की ओर से इस मामले में, और जो रूलिंग है US की कोर्ट की, उसको डेफर करने की बात यहाँ पे की गई। उसका इम्पैक्ट आप देखिए इन स्टॉक्स में कुछ रिस्पाइट के तौर पे, कुछ रिकवरी के तौर पे साफ तौर पे नज़र आ रहा है। चलिए, आपके जो सवाल हैं, दर्शकों के सवाल हैं, उनके जवाब देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारी मात्रा में सर उनके सवाल हमारे पास पहुंच चुके हैं। पहले अगर मैं प्राइम मेंबर्स के सवाल ले लूं, फिर बाकी सवालों की ओर बढ़ूंगा। सबसे पहले सौरभ गोयल जी का सवाल है। सर कह रहे हैं कि रिलायंस की 1420 की फरवरी की कॉल जो है मेरे पास 35 रुपये की रखी हुई है। लोकेश सर ने ही बोला था, बने रहना है अभी? सर स्टॉप लॉस हिट हो गया सर इसका। कभी भी स्टॉप लॉस प्लीज मेंटेन कीजिए। हमने रिलायंस की जब बात की थी वहां से उस दिन चला भी था,
उस दिन चल के ये 35 वाला 44 45 तक गया था, तो वहां से जो करेक्शन आया स्टॉक पे, रिलायंस में भी उसी तरह से करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस हमेशा प्लीज ऑप्शन में तो लगा के रखें। और आज लास्ट डेट है, तो आपको एक दिन में तो सर पैसा बनने से रहा। अगर मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर हमने इसको बात की हो नेक्स्ट मंथ की, अ, एक सेकंड दीजिएगा सर मुझे। अगर नेक्स्ट मंथ की बात की है 1420, उस केस में सर 20 का 18 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपका अभी 23.85 चल रहा है, तो 18 का स्टॉप लॉस प्लीज लगा लीजिएगा। ठीक है। निष्ठा जी सर हमारी प्राइम मेंबर हैं, कह रही हैं कि फोर्टिस हेल्थ केयर पर आपकी राय दीजिए। सर मैं जैसे आपको कह रहा था ना कि वो इंडिया EU FTA में कुछ जो यूरोप से हम कुछ उपकरण मंगाते हैं, कुछ डिवाइसेस आती हैं खासतौर पे हेल्थ केयर डिवाइसेस, वो अगर आने सर सस्ते हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है इन हॉस्पिटल स्पेस की कंपनी के लिए अब ग्राहकों को फ़ायदा होगा नहीं होगा, पेशेंट्स को कितना राहत मिलेगी इलाज में, खर्च में, लेकिन इन कंपनियों के लिए राहत की बात है। तो सर फोर्टिस हेल्थ केयर इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है? सर लेवल अच्छा है, बट अभी हेल्थ केयर सेक्टर करेक्शन मोड में है, तो उसके लिए अभी लेना नहीं बनता है फोर्टिस को या दूसरे कोई हेल्थ केयर कंपनीज को। नंबर वन। नंबर टू, जो बाहर से जो इक्विपमेंट आएंगे, जब रिक्वायरमेंट होगी तब आएगा, ऐसा रोज नहीं आता है। अब आगे जाके जब बिलिंग करेंगे, रिक्वायरमेंट होगी तब जाके आएंगे। ऑलरेडी इनके पास इक्विपमेंट सारे होते हैं, जो खराब होते हैं तो उसको रिपेयर ही होता है नॉर्मली से, क्योंकि 15-20 साल चलते हैं जो भी इक्विपमेंट ये मंगाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में कल ही ये स्टॉक में मार्जिन में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा और भाग जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ओके। तो हेल्थ केयर स्पेस में ही करेक्शन है अभी, तो फिलहाल अगर आप वेट कर लें निष्ठा जी तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए हेल्थ केयर स्टॉक्स में थोड़ा सा इंतज़ार करना ही आपके लिए शायद ज़्यादा बेटर रणनीति हो सकती है। इसके अलावा सर एक मोहम्मद रफ़ीक जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि 4-5 स्टॉक्स इन्होंने पूछे हैं सर। पहले ममता मशीनरी 485 पर लिया, एक एक करके बात कर लेते हैं। ममता मशीनरी सर 485 पर लिया हुआ है। इनका सवाल सर ये है कि क्या जितने शेयर लिए हुए हैं क्या उतने ही और शेयर लेकर इसमें एवरेज किया जा सकता है, अभी कर लूं या फिर और डाउन होगा, ये पूछ रहे हैं। तो आईपीओ, मेरा एक रूल हमेशा मैं बोलता हूँ, रूल को याद दिलाना जरूरी है बार बार भी चीज में। कोई भी स्टॉक अगर आईपीओ प्राइस क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस से नीचे आना स्टार्ट हो जाए और लिस्टिंग के बाद से, उसको निकल जाना चाहिए सर। ये निकल गया 600 रुपये में सर। नंबर वन। 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया सर 424 रुपये में, तो मेरे हिसाब से निकल जाइए तो ज्यादा अच्छा है। मगर आपको फिर भी अगर रखना है तो 370 का स्टॉप लॉस लगाइए, और एवरेज तो ना करें। ये चीज हमने लास्ट जो बात की थी उस दिन भी समझाया था, नीचे की तरफ एवरेज करके आप नुकसान ज्यादा करते हैं ना कि प्रॉफिट। ठीक है, ये सारे शेयरों के लिए सर इनका सवाल है। अगला नाम है KPEL का, जो कि इन्होंने 383 पर लिया है, और ग्रीव्स कॉटन सर कह रहे हैं कि 232 रुपये पर लिया हुआ है। जी सर, KPEL जी तो KPEL में भी वही कहानी है। 200 डे मूविंग एवरेज तो काफी पहले टूट चुका है, और ये एनर्जी सेक्टर में आता है, केपी ग्रुप की कंपनी है, एनर्जी सेक्टर में आता है। और आपको याद होगा एनर्जी सेक्टर में हमने कई बार बात की है, जो सेक्टर नहीं चल रहा, इसलिए स्टॉक परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल है स्टॉक को, और वही होते हुए भी दिख रहा है। तो अभी तो अवॉइड जोन में रखें लेना, अगर कोई दर्शक देख रहा है तो। अगर किसी के पास है उस केस में स्टॉप लॉस में दे सकता हूँ, स्टॉप लॉस रखिए 260 के करीब का, बट एवरेज आउट इसको भी ना करें अभी। अच्छा, और ग्रीव्स कॉटन जो 232 पर लिए हुए हैं इन्होंने। तो ये तो कब चलेगा बोलना मुश्किल है। एक्चुअली सर अगर इसका ना थोड़ा सा 10 साल का चार्ट देखिए आप, सर 2015 में भी यही भाव था। 2015 में भी यही भाव था सर। एक बार बीच में चलना स्टार्ट किया था 230-40, 280 भी गया था शायद, मगर इसी रेंज में चल रहा है ये। मतलब बाकी जितने भी कंपनी, एथर आए हो, ओला आए हो, या कोई भी आए हो, एक बार ऊपर गया था, राइट। मगर ये स्टॉक ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के थीम पे कभी परफॉर्म करके दिखाया ही नहीं है।
और ये साइडवेज ही रहा है, तो इस स्टॉक को तो अभी प्योरली एवरेज जोन में ही रखा हुआ है सर। अगर है तो भी निकल जाने की सोचें, ना कि स्टॉप लॉस लगाएं या ना कि कुछ करें। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा ना सर इनके पास पराग मिल्क भी है, 353 के रेट पर लिए हुए। इन सबके 100 शेयर थे जो ये कह रहे थे कि एवरेज कर लें क्या, तो पराग मिल्क तो सर अच्छा होना चाहिए। हालांकि ये भी स्टॉक 1.25% नीचे है, क्योंकि एग्री और डेयरी को तो बाहर रखा गया है इस एफटीए से, अभी तक जो खबर है। जी, पराग मिल्क अच्छा लग रहा है, बट दिक्कत ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज को जस्ट तोड़ा है 2 दिन पहले, तो एवरेज आउट ना करें। एक बार ये क्लोजिंग बेसिस पे 280 के ऊपर क्लोज हो जाए तो जाके इसमें एवरेज आउट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये कंपनी अच्छी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है सर, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बट इसमें भी स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करें, जैसे रिलायंस के लिए भी बोला था मैंने, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें कोई भी। इसके लिए स्टॉप लॉस 230 का है, बट मुझे नहीं लगता आपको इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, सचिन जी का सवाल है सर, ये भी हमारे नए मेंबर हैं, प्राइम मेंबर के रूप में जुड़े हैं। इनके पास भी सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कह रहे हैं कि 24 फरवरी का जो फ्यूचर है 1450 रुपये की बाइंग है, 2 लॉट है मेरे पास। कह रहे हैं कि सेल करूं या फिर होल्ड करूं, या फिर आप बोले तो एवरेज भी करूं। इनके पास फ्यूचर्स में पोजिशन है सर, ऑप्शंस में नहीं। एवरेज ना करें, अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। 1200 पॉइंट निफ्टी टूट चुका है ऊपर के लेवल से एक साथ में, तो ओवरसोल्ड जोन में है, बजट सामने है, तो आपको मौका मिलेगा वापिस से स्टॉक अपर डायरेक्शन जा सकता है। इसलिए मैंने ऑप्शन में भी बात बोली थी 18 रुपये 17 रुपये का स्टॉप लॉस लगा ले। चांसेस ये है कि 1-2 दिन में मार्केट एक बार बाउंस बैक करेगा, चाहे आज करो चाहे कल परसों करो। वो अगर बाउंस बैक आता है तो आपको रिलायंस भी 1300 1430 1420 दिखेगा, तब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, मतलब अभी कुछ ना करें, एवरेज ना करें। एवरेज ना करें सर, इस खराब मार्केट में एवरेज करना बहुत मुश्किल है, और नीचे जा ठीक है, सकता है। अच्छा, ठीक है। जतिन दवे जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास इन्फोबीन है 900 क्वांटिटी, 900 रुपये के रेट पर 250 क्वांटिटी है, और प्लीज़ सजेस्ट मी एवरेज एंड स्टॉप लॉस फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने के नज़रिए से बताइएगा सर। इन्फोबिन बहुत अच्छी कंपनी लग रही थी सर, पिछले कुछ दिनों से चल भी रहा था, बट लास्ट अगर आप देखेंगे 4 वीक से ये ऊपर के लेवल से करेक्शन हुआ है, 1000 के लेवल से करेक्शन होते हुए आ रहा है। और इसका जो सपोर्ट जोन है सर, सपोर्ट जोन मुझे लगता है 740 750 के करीब है। एक बार 740-50 आए तो वापिस पूछ लीजिएगा जो एवरेज आउट करना है कि नहीं करना है। अच्छा, ठीक है, ओके। क्योंकि जो स्वप्निल जी करेक्शन कह आ रहे रहा है सर, कम कम वॉल्यूम में आ रहा है, वॉल्यूम बहुत कम है, बट क्योंकि पार्टिसिपेशन कम है इसलिए स्टॉक टूट रहा है। तो मैं निकलने की सलाह नहीं दूंगा, बट एवरेज आउट थोड़ा सा ना करें अभी। अच्छा, ठीक है। एप्टस पे सर आपकी राय दीजिए। एप्टस पे स्वप्निल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरा बाइंग प्राइस 270 रुपये का है, तो शॉर्ट टर्म व्यू इनको कैम्स के ऊपर भी चाहिए। पहले एप्टस की बात कर ले सर, जहाँ पे इनका 270 रुपये का प्राइस है। सर बाइंग प्राइस बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा करता है, हाउसिंग फाइनेंस में है कंपनी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में चलता नहीं है। आप थोड़ा सा अगर 3 साल 5 साल का चार्ट देखेंगे एप्टस का, तो आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक साइडवेज में ही चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और ऐसा कोई बड़ा मूव हम मुझे देखने को नहीं मिल रहा। और नॉर्मली अगर देखेंगे जब साइडवेज हो तो 200 डे मूविंग एवरेज जल्दी से टूट जाता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से साइडवेज है। तो वही है, साइडवेज का डाउन साइड में, डाउन साइड के नीचे के प्राइस के करीब है 250 240, बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो अभी तो इस पे बने रहिए, मुझे लगता है वापिस आपको 280 से लेके 310 320 तक का लेवल दिखाएगा। क्या उसके ऊपर जाएगा बोलना मुश्किल है, पर 2 महीने के टाइम फ्रेम में मेरे हिसाब से 300 भी अगर मिल जाता है तो काफी अच्छा लेवल है। तो 245 का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 50 पॉइंट का टारगेट लेके चले। ठीक है, ओके। इस बीच हमारे एक और प्राइम मेंबर है सर, गोपिका नंद चातोपाध्याय जी कह रहे हैं कि सर मुझे आप HDFC AMC, ICICI प्रूडेंशियल AMC और बजाज फाइनेंस पे आपकी राय दीजिए। तो सर ICICI प्रूडेंशियल AMC तो आप कह ही चुके हैं, लंबी अवधि का शेयर है, धीरे धीरे हर गिरावट पर खरीदारी कीजिए। अभी HDFC AMC और बजाज फाइनेंस पे आपकी राय क्या है? सर राय सेम रहेगी, ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज देख के नहीं लिया जाता। HDFC AMC हो या HDFC ICICI AMC हो, दोनों की केस में बात कर रहा हूं मैं। इसमें मैं 200 डे नहीं लगाऊंगा, इसमें हर बाइंग में मुझे धीरे धीरे बाई करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे अभी तक 19 करोड़ नया डीमैट अकाउंट टोटल खुला है, 5.5 6 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड अकाउंट है,
और इंडिया में जो जनता है 140-45 करोड़ है, मतलब 50 करोड़ फैमिलीज है अप्रोक्स। तो 50 करोड़ फैमिलीज में मुझे लगता है आने वाले 10-15 साल में हम 20 से 22 करोड़ यूनिक अकाउंट में पहुंच जाएंगे, जो यहाँ से 4 गुना है। और जो आज के दिन पे हम एसआईपी फ्लो देख रहे हैं महीने का, वो हम मुझे लगता है 2 दिन या 1 दिन का वो महीने का फ्लो हो सकता है 20-30 हजार करोड़ का। तो ये आने वाले 4-5 साल में, तो उसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा एचडीएफसी एएमसी हो, आईसीसी एएमसी हो या निप्पॉन एएमसी हो, तीनों को ही होगा, क्योंकि तीनों टॉप 3 कंपनीज है। तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट करें और अपने बच्चों के लिए छोड़ें। अच्छा ठीक है, लॉन्ग टर्म ये एचडीएफसी एएमसी के लिए कह रहे हैं ना आप? तो एचडीएफसी एमसी, आईसीसी एमसी और इंडिया निप्पॉन, तीनों की बात कर रहा हूँ। मगर ट्रेडिंग की अगर बात करूँ सर, 200 डे मूविंग एवरेज टूट चुका है एचडीएफसी एमसी में। तो एक बार के लिए जो ट्रेडर्स हैं वो दूर रह सकते हैं, जो 1-2 महीना में मुझे नहीं लगता कोई बड़ा मूव आ सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जब है, तक ये ओके। 2600 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक बड़ा मूव नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, 200 डीएम में टूटना मतलब ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल दूरी बना के रखना है इस शेयर के लिए। हालांकि इस पूरे जो स्पेस में जो लॉन्ग तीनों, पोजीशन बनाते हैं, ट्रेडर्स में जो लॉन्ग हाँ पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, एचडीएफसी एएमसी, आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी और इंडिया निप्पॉन एएमसी, इन तीनों स्टॉक्स में आप लंबी अवधि के लिए व्यू बनाकर चलेंगे तो ये स्टॉक्स अच्छे हैं, इनमें आप धीरे धीरे खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा सर, कोचिन शिपयार्ड पे आपकी राय दीजिए। सचिन जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 1842 रुपये पर मेरी बाइंग है, 307 शेयर हैं मेरे पास, क्या करना चाहिए? तो कितने में बाइंग है इनका? 1842, 1842 रुपये सर। तो बने रहिए सर, क्योंकि ऊपर आप बेचे नहीं है तो अब बने रहिए। डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है। रिजल्ट आने वाला है सर, रिजल्ट एक बार देखना पड़ेगा। 28 तारीख को रिजल्ट है इसका, मतलब कल ही रिजल्ट है। रिजल्ट एक बार समझना पड़ेगा कैसा आ रहा है, बट सपोर्ट के एकदम पास है। 1400 रुपये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, तो आप चाहो तो वहां स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी के लिए तो बने रहने की सलाह देंगे। अच्छा सर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप एक बार चार्ट देखिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हमारे एक दर्शक हैं सुशील जी, ये टेक्निकल्स को अच्छा फॉलो करते हैं, कह रहे हैं कि मैंने 63.5 रुपये पर एंट्री की है, जो कि अभी 62.5 रुपये के आसपास है। इसमें मूव काफ़ी अच्छा दिख रहा है सर। इसमें कह रहे हैं कि टारगेट 68 रुपये के आसपास का मैं मान के चल रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? नहीं सर, आप सही नहीं सोच रहे हो। आपका लिए टारगेट होना चाहिए 90 रुपये। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर। हाँ, टारगेट आप 90 रुपये लेके चले, और इसमें स्टॉप लॉस 52-53 का लेकर चले। इसको होल्ड करें, स्टॉक को बेच के दूसरा स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है सर, 5 साल का ब्रेकआउट है चार्ट में। 68 तो आएगा ही आएगा, 80 भी आएगा, मुझे लगता है 90 भी आ सकता है स्टॉक में आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। तो यहाँ से 50-60 टका इस मार्केट में मिलना बहुत अच्छी बात होती है, ऐसा स्टॉक मिलना। तो अगर आपको मिला है तो आप इसको होल्ड करें, ना कि जल्दी से बेचें। तो सर इन्होंने 63.5 रुपये पर लिया है, आप कह रहे हैं कि 90 रुपये तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो जी अगर इन्होंने जी 63.5 पे लिया है, इनकी आप एंट्री अच्छी कह रहे हैं, तो फिर अभी तो 63 के भी नीचे है, जिसको फ्रेश लेना है तो क्या वो भी ले सकता है? जी जी, फ्रेश भी ले सकते हैं सर, फ्रेश भी ले सकते हैं। इसमें खाली स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना है 55 से 52 रुपए के बीच में। वो आप 10 रुपए, 8 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ 30 से 40 पॉइंट का मूव है, मतलब 1:4 का रेशियो है। बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट में। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। जो हमने ठीक है, आरबीएल में देखा था, जो हमने एयू बैंक में देखा था सर, अब वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में देखने को मिल रहा है। वैसा ही चार्ट पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। ओके ठीक है। इसके साथ साथ ना सर, आप एक आईटीसी पे मुझे राय दीजिए। आईटीसी पर राजन राठौड़ जी का सवाल है, कह रहे हैं कि आईटीसी के 18 शेयर हैं 347 रुपये के रेट पर। सर ये 347 का मतलब ये है ना, इसका चार्ट आप दिखाइए। जब से वो खबर आई ना 1 फरवरी से जो एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा लगी है इनके ऊपर, उसके बाद सर ये गिरता हुआ शेयर इन्होंने खरीदा है इन एंटिसिपेशन की। अच्छा नाम है, स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, और 347 वाला भी सर अब आ गया 323 रुपये पर। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये एवरेजिंग का सही समय है? गिरता हुआ शेयर लिया था और लेने के लिए तैयार हैं, आपकी हाँ होगी इसमें? जी सर, अगर लेना है तो लीजिए, बस 305 के करीब लीजिए, नॉट नाउ। बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है 305 के करीब, उस जगह पे आप एवरेज आउट करना चाहें तो। बट ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये कल वापस आपका भाव आ जाएगा, या परसों कमाई हो जाएगी। टाइम लगेगा स्टॉक पे। क्वालिटी स्टॉक है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
200 डे तो कभी का गया सर, 200 वीक भी चला गया। जब 200 वीक चला जाता है सर और उसमें क्वालिटी स्टॉक हो तो वो लेने का अपॉर्चुनिटी बनता है। तो क्वालिटी स्टॉक में जब 200 वीक अच्छा खासा टूट चुका है, जो 375 रुपए का था वो टूट के अब 324 चल रहा है, तो आपके पास 340 में लिया आपने, 305-10 में लीजिए, बट आपको ये याद रखना है मुझे 3 साल 4 साल रखना है स्टॉक को, तब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है वापिस आपको 450-500 का लेवल भी दिखेगा। अच्छा, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। मनफिया सांवरिया सेठ के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने आईडी बनाई है, कह रहे हैं कि सर मेरा नाम भोजराज धाकड़ है, मैं प्राइम मेंबर हूं, मेरे पास BHEL के 551 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? 569 की प्राइस में मेरी खरीद है सर। 569 रुपये पर सर BHEL लिए हुए हैं, 550 के आसपास की क्वांटिटी भी है इनके पास, और स्टॉक कहाँ आके खड़ा हो गया सर? इनको क्या करना चाहिए अभी? नहीं सर, कुछ गड़बड़ है प्राइस में। ये जो प्राइस बता रहे हैं वो प्राइस तो सर ऑलमोस्ट कभी नहीं आया, तो मुझे लगता है वो क्वांटिटी होगी। तो या तो फिर टाइपो होगा कुछ, क्योंकि सर क्वांटिटी भी लिखी है इन्होंने, 551 शेयर भी लिखे हैं और 569 की प्राइस भी लिखी है, तो तो 269 569, होगी, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है सर। 269 होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि BHEL 2007 में सर अगर बोनस स्प्लिट को एडजस्ट कर लूं तो 388 है। अगर इनका पुराना बाइंग है और वो बोनस स्प्लिट के अलावा बात करें तो अलग बात है, अदरवाइज इसका हाई 390 के करीब होगा, लाइफ टाइम हाई। तो मैं मान के चल रहा हूँ 269 का इनका बाई है, मेरे हिसाब से तो बने रही है स्टॉक, जबरदस्त रिजल्ट पेश किया है। जस्ट हमने उस दिन आपको याद हो तो चाइना का न्यूज आया था, चाइना से हम कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करेंगे, इस तरह की बात चल रही थी, उस वजह से 300 रुपए से स्टॉक 250 आया था, वहां से मार्केट करेक्शन में भी ज्यादा पार्ट नहीं लिया, 250 से 246 ही आया है सर, अगर आप ध्यान से देखें तो उसी रेंज में चल रहा है, मार्केट करेक्शन में ज्यादा पार्ट नहीं लिया, उसके पहले ही ये करेक्ट हो चुका था, सपोर्ट के अच्छे खासे पास में है। तो 235 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर किसी को नया एंट्री करना है उसके लिए। 235 का स्टॉप लॉस, 246 का बाइंग प्राइस, अब वापिस 280-290 तक मुझे 2-3 महीने में आते हुए दिख सकता है, और स्पेशली बजट के दिन इसमें मूव आना चाहिए। ठीक है, ओके, एक आप स्टॉक दिखाइए अदानी एंटनी वेस्ट का, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग का, जिसमें आज हमने 600 रुपये तक के लेवल्स बनते हुए दिखे हैं, और ये 600 रुपये अगर आप देखेंगे तो शायद टारगेट प्राइस दिया था VL अम्बाला ने, वो कह रही हैं, उनका एक अपडेट आया है कि 23 जनवरी को मैंने आपको इस शेयर के बारे में हाईलाइट किया था। एक बार दिखाइए एंटनी वेस्ट, ANTONY के नाम से एंटनी वेस्ट हैंडलिंग। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे ना तो अभी करीब 5% के आसपास का आपको दिखा रहा है, 600 रुपये का हाई लगाया और इसी लेवल के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा खासा मूवमेंट इस स्टॉक में आ गया, और 22 जनवरी को ये 500 रुपये के आसपास था, यानी कि 22 जनवरी का दिन था थर्सडे का, तो शुक्रवार और आज 2 दिन में ही अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा मूव बनता हुआ दिखा, क्योंकि आई थिंक उस दिन भी इसमें कुछ 20% का अप मूव हमने बनता हुआ देखा था। तो उसके बाद से आप देखेंगे तो 500 वाला सर 600 विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज ही सर इसने ये चाल दिखाई है। अभी क्या करना चाहिए? हालांकि VL अम्बाला कह रही है कि उनका टारगेट जो था 600 रुपये का वो हिट हो चुका है, 530 से 600 रुपये का सफ़र इसने बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से तय किया है, तो आप चाहें तो इस पोजीशन पे अपनी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। सर आपकी क्या राय है एंटनी वेस्ट को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर ये कंपनी, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ बड़े बाइंग्स भी हो रहे हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक पे मेरे नज़र में था सर, पिछले कुछ दिनों से मेरे नज़र में भी है स्टॉक। 540 के करीब का स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहिए, अगर किसी ने नीचे के लेवल पे लिया है तो 540 550 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ये स्टॉक मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 660 680 तक दिखा सकता है। ठीक है, ओके। इस बीच बाजार में सर लो लेवल से बहुत शानदार रिकवरी आई है। हमने देखा है कि एक तो अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं, खासतौर पे अदानी एंटरप्राइजेस दिखाइए, ये 4.5% 4.5% ऊपर आ गया है, इसका एक इम्पैक्ट है। और निफ्टी में आप देखिए, जो कि हमने 25,000 के नीचे के लेवल्स देखे थे, 24,950 का लेवल भी हमने तोड़ दिया था। अब आप देखेंगे आपको 25,150 के आसपास कारोबार होता हुआ दिखेगा, तो काफ़ी वॉलिटिलिटी है सर। एक तो इंडिया EU FTA है, दूसरा ये एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी का एडजस्टमेंट है, दोनों चीज़ें आप देखिए साथ साथ चल रही है, और उसका इम्पैक्ट आप देखिए मार्केट पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सर ये जो इतनी उठापटक हो रही है, मैं उसमें डेटा निकाल के सामने आपके ला रहा हूँ कि किन स्टॉक्स का ज़्यादा इम्पैक्ट है। निफ्टी 50 में आप देखेंगे ना तो आपको
36 स्टॉक अभी ऊपर नजर आएंगे, हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखेंगे। एक्सिस बैंक जिसके नंबर्स आए उसका इंपैक्ट है, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, ये टॉप लूजर्स थे शुक्रवार के सेशन में। आज इन दोनों स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अल्ट्राटेक जिसके नंबर्स आए 3.25% ये ऊपर है, और JSW स्टील यहाँ पर भी करीब 3% के आसपास का अपमूव है। सर इतनी जो वॉलिडिटी है उसमें रणनीति कैसे बनाई जाए बाजार में अब? सर ये वॉलेटिलिटी तो झेलना पड़ेगा टिल बजट तक, मुझे लगता है ये वॉलेटिलिटी देखना झेलना पड़ेगा। बट जैसे मैंने अभी बात की थी सर 10 मिनट पहले, कभी भी मार्केट घूम सकता है, आज घूमे या कल घूमे, क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ से घूमने का लाजमी बनता है और वही होते हुए भी दिखा है। बट ये सस्टेन करेगा कितना, वो एक बार देखना जरूरी है कि कितना ये सस्टेन कर पाता है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज भी टूट चुका है निफ्टी, तो यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए। सपोर्ट लेके एक बार अगर ये स्टॉक सर निफ्टी अगर क्लोजिंग बेसिस पे 25,200 के ऊपर क्लोज देता है, तो एक बार नया बाइंग रेंज स्टार्ट हो सकता है। बट तब तक जो बाउंस बैक है उसको, आपके पास अगर प्रॉफिट है तो निकलने की सोचें, जो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, एक हमारे दर्शक का सवाल था, कैम्प्स पर उन्होंने शॉर्ट टर्म का व्यू मांगा था, स्वप्निल जी। 2 सवाल थे उनके, कह रहे कि सर ये कैम्प्स वाला रह गया, कैम्प्स पर शॉर्ट टर्म का व्यू अगर आप दे दें। कैंप्स अगर है सर, आपका स्टॉप लॉस लगा लीजिए 680 का करीब का, अभी 710 चल रहा है, मूव काफी अच्छा आ रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो है 720 रुपए का। एक बार 720 निकलेगा तो 740 तक आ सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म में मतलब 2 या 3 दिन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सस्टेन अगर नहीं करता है तो वापिस ये डाउन साइड आ सकता है। तो जैसे मैंने बताया 680 और 690 के बीच का स्टॉप लॉस आप जरूर लगा लें। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, उसके बाद फिर प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं। ये संजीत कुमार जी का सवाल है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है, 6 महीने से हमारे साथ हैं। कह रहे हैं कि सर जी राम राम, आपको भी राम राम संजीत जी। कह रहे हैं कि सर भारतीय एयरटेल 1870 रुपये पर लिया हुआ है और 361 वैम ये मेरे पास 1094 के प्राइस पर हैं। दोनों ही स्टॉक्स में 8% कैपिटल फ्री है। व्हाट टू बी डन राइट नाउ? तो सर ये जिन लेवल्स पे इन्होंने लिया है, इनके पास पैसा बन रहा है दोनों ही स्टॉक्स में, आपकी राय क्या होगी सर? सर जब मैं भारतीय एयरटेल की बात कर रहा हूँ तो भारतीय एयरटेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए 1940 रुपए का। 1940 जब तक होल्ड है तब तक इसको होल्ड रखें। आपका बाइंग इसके नीचे ही है तो इसको होल्ड रखें। मेरे हिसाब से यहाँ से सपोर्ट लेके वापस 2100-2200 ये जा सकता है। मगर अगर ये 1940 टूटता है, उस केस में 200 डे मूविंग एवरेज टूट रहा है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? 361 वैम 1094 का प्राइस है। 361 1094 का प्राइस है। 360 हाँ 361। ये सर IIFL की कंपनी है, रिजल्ट काफी अच्छा आया सर, मगर ऊपर के लेवल से स्टॉक टिक नहीं पाया और करेक्शन आया है। बट ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन में है, तो इसको भी बने रहने का ही सलाह रहेगा। सर 1060 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और इसको बने रहिए। ये स्टॉक वापस मुझे लगता है 1160-1200 जाएगा। एक बार क्लोजिंग बेसिस पे 1230 के ऊपर क्लोज करेगा ना सर, तो इसमें एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है जो इसको 1500 रुपए तक लेके जा सकता है, तो इसको होल्ड करें। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस तरह से आप चाहें तो सर मैं चाहूंगा सर एक स्टॉक आप भी देखें, ट्रेंड का। ठीक है, आपको याद हो हमने ट्रेंड के बारे में बात की थी 4300-200 में, जब मैंने बताया था 3800, 3600, 3700 आ जाएगा। अब देखिए सर स्टॉक, ओहो, तो इसमें क्या करना है सर फिर? अभी भी दूर रहना है, मतलब आपका जो अभी भी दूर रहना डे, है सर, सॉरी अभी भी दूर रहना है सर। आपको याद है हमने बात की थी ये 4200 रुपये में, 4300 रुपये में जब रिपोर्ट आया था 4600 आने का, तो मैंने बोला था सर 46 आए ना आए 3800 पहले आ जाएगा। 3800 आएगा, आया, याद है। 3700 भी आ गया। अभी भी दूर रखिए और मुझे लगता है 3500 रुपये का टारगेट देख रहा है सर मुझे। माय गुडनेस, तो अभी ये बिल्कुल टच में नॉट है, दूर रहें बिल्कुल इससे। जी दूर रहे। ओके, ट्रेंड से दूर रहिए। 3800 के लेवल आपको 4300 के आसपास बताए गए थे, वो लेवल्स तो आ ही गए हैं। अब 3500 रुपये तक की डाउन साइड स्टॉक में खुल गई है। चलिए ठीक है, हॉट स्टॉक्स को अब हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और बढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट से जुड़ी हुई हमारी खास कवरेज की तरफ। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात?
जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।